हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी लॉ की, कंपनी विधि की। ठीक है, तो कंपनी विधि से रिलेटेड इस वीडियो में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, कंपनी लॉ से रिलेटेड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित में से क्या विशेषता है। तो ए में बताया गया है कि निधि कंपनियों के बारे में प्रावधान, बी में बताया गया डोरमेंट कंपनियों के बारे में, सी में बताया गया उपरोक्त दोनों, डी में बताया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूछा क्या है, क्या पूछा गया है? पूछा ये गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की विशेषता क्या है जो नीचे लिखी गई हैं, इनमें से क्या विशेषता है, कौन सा सही है। तो आपको बताना है, सही विकल्प चुनना है। बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, जो रेड से लिखा हुआ विकल्प वो सही है। 20 क्वेश्चन तक में मैंने ऐसे ही कर दिया है क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और मैं तो बताऊंगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने रेड से कर दिया है जो विकल्प आपका सही है। ओके, तो उपरोक्त दोनों, ये सी विकल्प आपका सही है पहले में। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अधिनियम 2013 की क्या विशेषता है, तो निधि कंपनियों के बारे में प्रावधान, और दूसरा डोरमेंट कंपनियों के बारे में। याद कर लीजिए, ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन को अच्छे से आपने समझ लिया तो आंसर कभी कभी दिया जा सकता है। क्योंकि जैसे प्रॉब्लम्स में पूछ ली गई कि आ ने बा से कहा कि मैंने इतने में कार खरीदी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में देख लीजिए। तो उस तरह के जो केस टाइप के जो आते हैं, केस बने होते हैं, उस टाइप के अगर पूछे जाए क्वेश्चन तो उसको अच्छे से अगर पढ़ा जाए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट से आ जाए या फिर टॉर्ट से आ जाए, तो उसको अच्छे से आप खुद पढ़िए और देखिए कि मानहानि का दावा किया गया है या फिर कपट या छल किया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव में सही विकल्प आप लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। ओके, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे नंबर में क्या कहा है, निगमित निकाय की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है। निगमित निकाय की परिभाषा पूछी गई है, किस धारा के अंतर्गत दी गई है, ये चीज़ पूछा गया है। ए में बताया गया 211, बी में बताया गया 212, सी में बताया गया 210, डी में बताया गया है 29, मतलब 29। तो देखिए, मतलब धारा 211, ये चीज़ समझ रहे हैं। तो ए विकल्प आपका सही है। निगमित निकाय की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 211 में दी गई है। ओके, धारा 211 में ए विकल्प आपका सही है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करा जाए तो प्रभार की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 में किस धारा में दी गई है। तो प्रभार की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है, धारा यहाँ पे भी पूछा गया है। तो भाई प्रभार की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है। तो ए में बताया गया 216, बी में बताया गया है 210, सी में बताया गया है 29, डी में बताया गया 211। तो प्रभार की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की 216 धारा 216 में दी गई है। ओके,
धारा 216 में दी गई है। तो तीसरे में आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। बात करें चौथे नंबर क्वेश्चन की, तो कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 में किस धारा में दी गई? ए में कहा गया है 219, बी में कहा गया है 25, सी में कहा गया है 220 और डी में कहा गया है 210। ओके, तो आपको धारा बताना है कि 219 सही है या 25 सही है या 220 सही है 210। तो कहने का मतलब ये कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 में, ठीक है, धारा 220 में जो है कंपनी की परिभाषा दी गई है। तो सी विकल्प आपका चौथे में सही है, 220। बात करते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की, तो क्या पूछा है? कंपनी सचिव या सचिव की परिभाषा, कंपनी सचिव या सचिव की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है? ए में कहा गया 224, बी में कहा गया 220, सी में कहा गया 210 और डी में कहा गया 219। तो भाई कंपनी सचिव या सचिव की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 224 में दी गई है। किसमें? धारा 224 में दी गई है। कंपनी सचिव या सचिव की परिभाषा धारा 224 में दी गई है। तो पाँचवा नंबर का ए विकल्प बिल्कुल सही है। निक्षेप की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई? निक्षेप की परिभाषा पूछी गई है। तो कंपनी अधिनियम 2013 में किस धारा में दी गई है? तो ए में कहा गया 231, बी में कहा गया 230, सी में कहा गया 232 और डी में कहा गया है 229। तो निक्षेप की परिभाषा धारा 231 में दिया गया है। कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 231 में दिया गया है निक्षेप की परिभाषा। याद कर लीजिए, निक्षेप की परिभाषा धारा 231 में दिया गया है। तो ए विकल्प आपका सही है छठवें में। बात करते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की, तो निदेशक की परिभाषा पूछी गई है। निदेशक की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है? तो धारा इसमें भी पूछी गई है। तो इसमें आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है सातवें में, धारा 234। धारा 234 में जो है निदेशक की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 में दी गई है। समझ रहे हैं? तो कंपनी अधिनियम 2013 की जो है निदेशक की परिभाषा धारा 234 में दी गई है। तो याद रहेगा ना, निदेशक की परिभाषा धारा 234 में दी गई है। तो सातवें में जो है आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है, सी में टिक लगा लीजिए। तो याद कर लीजिए निदेशक की परिभाषा धारा 234। बात करेंगे आठवें नंबर क्वेश्चन की, तो वित्तीय संस्था की परिभाषा कंपनी अधिनियम, यहाँ वित्तीय संस्था की बात की गई है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है? परिभाषाएं पूछी गई हैं, किस धारा में दी गई? तो वित्तीय संस्था की परिभाषा है यहाँ पर, तो आपको धारा बतानी है। तो यहाँ पर आठवें में आपका डी विकल्प बिल्कुल सही होगा, धारा 239। क्या? धारा 239 239, ठीक है, सेक्शन 239 मतलब 2 फिर ब्रैकेट में 39। समझ रहे हैं? धारा 2 में 39 नंबर, समझ रहे हैं ना? जैसे का खा करके कर देते हैं कि 39 का, धारा 39 का, उसी तरह धारा 239। ओके, तो तीस संस्था की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 239 में दी गई है। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। अब 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? वित्तीय संस्था के बारे में। इसके बारे में वित्तीय संस्था के बारे में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्या सत्य है? तो क्या सत्य है ये बताना है। ए में अनुसूचित बैंक, बी में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन परिभाषित या अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था, सी में ए और बी, डी में कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि वित्तीय संस्था के बारे में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्या सत्य है, सत्य बताना है। तो देखिए सी विकल्प आपका सही है यहाँ पे 9 में, ए और बी दोनों सही हैं। ए में क्या कहा गया है इनको याद कर लीजिएगा।
कि वित्तीय संस्था के बारे में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्या सकते हैं। तो वित्तीय संस्था के बारे में पहला नंबर है ए अनुसूचित बैंक, याद कर लीजिएगा। बी में है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन परिभाषित या अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था। ओके, तो ए और बी मतलब सी विकल्प आपका सही है 9 नंबर में। बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। तो विदेशी कंपनी की परिभाषा, विदेशी कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है। तो विदेशी कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 242 में दी गई है। किसमें? धारा 242 में। देखिए वीडियो हमको बहुत बड़ी नहीं करनी है, ओके, तो इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। ये बहुत स्पीड में भी मैं नहीं चल रहा हूँ। अब मैं सही उत्तर आपको बता रहा हूँ और सारे विकल्प आप देख सकते हैं, ओके। तो 10 में जो है विदेशी कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है। तो धारा 242 में विदेशी कंपनी की परिभाषा दी गई है। तो ए विकल्प आपका 10 नंबर क्वेश्चन में ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ए में टिक लगा लीजिए। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सरकारी कंपनी की परिभाषा, तो यहाँ सरकारी कंपनी की परिभाषा पूछ ली, समझ रहे ना। तो इनको याद कर लीजिए आप। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है। तो यहाँ पर सरकारी कंपनी की परिभाषा जो है धारा 245 में दी गई है। किस में दी गई है? धारा 245। सरकारी कंपनी की परिभाषा, जो सरकारी कंपनी होती हैं, ठीक है। तो सरकारी कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम जो 2013 की किस धारा में दी गई है। तो धारा 245 में सरकारी कंपनी की परिभाषा दी गई है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। सी में टिक लगा लीजिए। अब हम बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो ऑल इंडिया बार एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। सरकारी कंपनी में समादत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत से अन्यून सरकार का होना चाहिए। तो भैया सरकारी कंपनी में समादत्त शेयर पूंजी का 51% से, कितने प्रतिशत? 51%, 51% से अन्यून सरकार का होना चाहिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका 51% मतलब 51% सही है। तो 12 नंबर में ए में टिक लगा लीजिए। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे हम 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भैया? क्या सरकारी कंपनी की परिभाषा में सरकारी कंपनी की समानुषंगी को सम्मिलित किया गया है। देखिए समानुषंगी है, ओके, इसको सही से पढ़िएगा। अंक बिंदी लगना भूल नहीं लिखा गया है, ठीक है, या भूल गया है लिखने में तो गलती हो गई है, तो इसको आप समानुषंगी पढ़ेंगे, ओके। तो ध्यान से पढ़िएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन में बात ये आती है कि क्या सरकारी कंपनी की परिभाषा में सरकारी कंपनी की समानुषंगी को सम्मिलित किया गया है, ये पूछ रहे हैं ये। तो आपको बताना है हाँ बिल्कुल सही विकल्प की बात मैं कर रहा हूँ। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है 13 में। हाँ, धारा 245, ओके। तो धारा 245 में सरकारी कंपनी की परिभाषा में सरकारी कंपनी की समानुषंगी को सम्मिलित किया गया है, ओके। तो धारा 245, ओके। तो बी विकल्प आपका 13 में बिल्कुल सही है। बी में आप टिक लगा लीजिए। अब हम बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा, सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है। अब आपको बताना है कि सूचीबद्ध कंपनी जो होती हैं तो सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा भी होती है, ओके, समझ रहे ना। तो आपको बताना है
कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो धारा 252 के अंतर्गत जो है सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा दी गई है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। ए में आप टिक लगा लीजिए। बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रबंध निदेशक की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है? ए में कहा गया है 253, बी में कहा गया है धारा 254, सी में कहा गया है 255, डी में कहा गया है 240। तो प्रबंध निदेशक की परिभाषा धारा 254 में दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। बी में आप टिक लगा लेना, धारा 254 मतलब 254। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसमें सदस्य के रूप में केवल व्यक्ति है। यह परिभाषा कंपनी अधिनियम की किस धारा में दी गई है? आपको ये बताना है कि ये जो परिभाषा दी गई है वो कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है। तो धारा यहाँ पर पूछी गई है कि जो ऊपर की परिभाषा दी गई है वो कंपनी अधिनियम के किस धारा में दी गई है। ए विकल्प आपका 16 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। धारा 262 मतलब धारा 2 में 62 नंबर पे, ठीक है। तो धारा 262 में जो है ऊपर जो दिया गया है वो परिभाषा जो है कंपनी अधिनियम की धारा 262 के अंतर्गत है। तो कौन सी धारा है? धारा 262। तो 16 नंबर का ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ए में आप टिक लगा लीजिए। बात करेंगे हम 17 नंबर क्वेश्चन की। इसमें क्या कहा गया है कि प्राइवेट कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम की किस धारा में दी गई है? तो ये प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्राइवेट कंपनी की। कि प्राइवेट कंपनी की परिभाषा जो है वो कंपनी अधिनियम की किस धारा में दी गई? तो धारा ही पूछा गया है ना, लेकिन किसकी पूछी गई है? प्राइवेट कंपनी की परिभाषा। ये पूछ रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो धारा 268 मतलब 268, ठीक है। धारा 2 के 68 नंबर में, ठीक है। तो 2 फिर 68। तो ए विकल्प आपका 17 नंबर क्वेश्चन में ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ओके, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो गया है और इसको मैं सही कर देता हूँ बैक करके। तो यहाँ पे आप देखिए कि प्राइवेट कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम की धारा 268 में दी गई है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। ए में आप टिक लगा सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संप्रवर्तक की परिभाषा पूछी गई है कि संप्रवर्तक की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है। तो संप्रवर्तक की परिभाषा जो है वो धारा 269 में दी गई है। संप्रवर्तक की परिभाषा धारा 269 में दी गई है। इसलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है, धारा 269। बात करेंगे 19 नंबर मतलब 19 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है पब्लिक कंपनी की परिभाषा। देखिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस वीडियो में लगभग अधिकतर क्वेश्चन में धारा ही पूछी गई है कि कौन सी परिभाषा किस धारा में दी गई है। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, धाराएं पूछी जाती हैं पेपर में, समझ रहे हैं ना। तो इनको तैयार रखिएगा,
एग्ज़ाम नज़दीक ही हैं। तो पब्लिक कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है? तो धारा 271 में पब्लिक कंपनी की परिभाषा दी गई है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। धारा 271 मतलब सेक्शन 2 में 71 नंबर पे। ओके, तो 19 नंबर में ए विकल्प आपका सही है। ए में आप टिक लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट नंबर क्वेश्चन की, मतलब लास्ट का मतलब 20 नंबर क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन लोक वित्तीय संस्था है? ए नंबर LIC कहा गया है, बी में कहा गया है भारतीय यूनिट ट्रस्ट, सी में कहा गया है अन्य संस्थाएं जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अधिसूचित की जाए, डी में कहा गया है उपरोक्त सभी। समझ रहे हैं ना? तो लोक वित्तीय संस्था निम्नलिखित में से उपरोक्त सभी हैं। ओके, तो 20 नंबर क्वेश्चन में डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। देखिए, लोक वित्तीय संस्था जो है LIC भी है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट भी है, अन्य संस्थाएं जो केंद्रीय सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अधिसूचित की जाए। तो ये मतलब LIC भी है लोक वित्तीय संस्था, भारतीय यूनिट ट्रस्ट भी है, और अन्य संस्थाएं जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अधिसूचित की जाए। समझ रहे हैं ना? तो उपरोक्त सभी मतलब डी विकल्प आपका 20 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। डी में टिक लगा लीजिए। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन तक आपने तैयार कर लिया होगा और इनको अच्छे से देख लिया होगा, और अच्छे से अभी तैयार तो नहीं हो गया होगा तुरंत, तो अच्छे से तैयार कर लेना इनको। ओके, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को हमारे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इतना आप तैयार करे रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी लॉ भी बताएंगे और कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको जैसे कोई पेपर आने वाला है तो आप बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम कमेंट के जरिए, तो मैं जो है दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।